कुछ विरोध के सुर भी सुनाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं तो हमारा पड़ोसी तो बिलबिलाया है, तिलमिलाया है। कश्मीर में अमन को लेकर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात को करेंगे मन की बात, लेकिन हां, किसी शायर ने कहा है, बुरे में अच्छाई ढूंढो तो कोई बात बने, अच्छे में बुराई ढूंढना तो दुनिया का दस्तूर है। बस इसी बात को लेकर मचा है बवाल और मैं लेकर आया हूं देश का सवाल। लेकिन इससे पहले मैं अपने यहां पर मेहमान जो हैं चर्चा के लिए उनका आपसे तारुफ करा दूं। मेरे साथ स्टूडियो में बुद्धिजीवी डॉक्टर एसके दत्ता मौजूद हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। मेरे साथ जेके त्रिपाठी साहब, पूर्व राजनयिक हैं, वो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरे साथ जो कि कांग्रेस की बैशिंग के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, ऐसे दीपक झा, वो भी स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरे साथ कर्नल दिनेश नैन, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो भी मौजूद हैं। और मेरे साथ बीजेपी के बुद्धिजीवी प्रवक्ता राजीव जेटली भी मेरे साथ मौजूद हैं। इसके पहले कि मैं इस चर्चा और बहस को आगे बढ़ाऊं, कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद कश्मीर से 370 हटाए जाने के बाद पहली बार श्रीनगर गए, लेकिन उन्हें श्रीनगर हवाई अड्डे पर रोक दिया गया और वापस दिल्ली भेज दिया गया। इस बात से गुलाम नबी आजाद काफी नाराज दिखे। उन्होंने कहा, कश्मीर में हालात ठीक नहीं हैं और सरकार कुछ जवाब भी नहीं देती दिखाई दे रही। 10:30 की फ्लाइट से हम गए थे, 11:30 पहुंचे, लेकिन हमें एयरपोर्ट पे डिप्टी कमिश्नर और सीनियर पुलिस ऑफिसर्स थे। उन्होंने बताया कि हमें हुक्म है कि आपको एयरपोर्ट से बाहर जाने नहीं देना है। वो चाहते थे कि हम उसी वक्त उसी जहाज से वापस आए, लेकिन हमने प्रयास किया 11:30 बजे से और 4:30 बजे तक। तो 4:30 बजे की फ्लाइट हमने ली, हम दिल्ली लैंड किए हैं। घाटी में जब भी जहाज घुसता है तो लो फ्लाई करता है, और वहां काजीकुंड से लेकर श्रीनगर तक 80 किलोमीटर। जब से मैं जहाज में चढ़ता हूं तब से आज तक मैंने पहली दफा देखा कि 80 किलोमीटर के स्ट्रेच में जो नेशनल हाईवे है 4 लेन या बाई लेन्स हैं, एक गाड़ी, एक ट्रक, एक बस हमने न आती दफा देखी न जाती दफा। 370 को लेकर तो पिछली कई सरकारें भी कहती रही कि ये गलत है, लेकिन ये साहसी कदम कोई और नहीं बल्कि मोदी सरकार ने कर दिखाया। इसी को लेकर पाकिस्तान के अंदर भी जम्मू कश्मीर पर बवाल मचा हुआ है। इमरान खान को ना तो घर के अंदर से समर्थन मिल रहा है, ना ही दुनिया से। बस इसी बात को आगे बढ़ाएंगे कि आखिर पाकिस्तान क्यों बिलबिला रहा है। तमाम संबंध तोड़ दिए, इससे पाकिस्तान को क्या हासिल होगा? भारत की सेहत पर कोई फर्क नहीं, लेकिन वहां तो रोटी रोटी के लिए मोहताज है पाकिस्तान। राजीव जेटली, सबसे पहला सवाल आपसे। गुलाम नबी आजाद को ऐसा दिखाई देता है कि जम्मू कश्मीर में पैसे से कश्मीरियत खरीदी जा रही है। हाँ, बिल्कुल बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि उन्होंने कश्मीर को हमेशा पैसे की नजर से ही देखा है। पत्थर फेंकने वालों की एक कीमत थी, गुलाम नबी आजाद साहब को मालूम होगा वो कितनी कीमत पे मिलते हैं। आतंकवादियों की भी कोई कीमत होगी, अलगाववादियों की भी कोई कीमत होगी। हर किसी की कीमत लगी हुई थी, हर किसी को पैसा मिलता था ये कार्य करने के लिए। तो उनको ये यकीन हुआ कि जब बाकी सारे काम पैसे से होते थे, तो अजीत डोभाल साहब जब वहां पर बिरयानी खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, उन लोगों के साथ उनका समर्थन उन्हें मिल रहा है, तो उसके पीछे भी शायद पैसे का ही योगदान होगा। तो जो काम पैसे से होता आया है 370 और 35 से हटने के बाद, अब जो भी काम होंगे उसमें के पीछे भी उन्हें पैसा ही नजर आएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह नहीं है, महत्वपूर्ण बात यह है, गुलाम नबी आजाद साहब बहुत सीनियर कांग्रेस के लीडर हैं। मुझे लगता है शायद नंबर 1 पे ही होंगे आज की डेट में। और हमें लगता था शायद नेहरू जी ने धारा 370 किसी मजबूरी के तहत लगाई होगी। शेख अब्दुल्ला साहब जिस तरीके के बोल रहे थे वो उन्हें मनाने के लिए लगाई होगी। लेकिन 70 साल के बाद कांग्रेस के नेताओं ने अपना स्टैंड स्पष्ट करके बता दिया कि धारा 370 के पीछे की वजह केवल तुष्टीकरण की राजनीति थी। वो जो हम पढ़ते आए कि शेख अब्दुल्ला साहब के साथ बात करके मजबूरी बन गई थी धारा 370 लगाना, वो शायद वो झूठा था। अगर आज कांग्रेस को यह एहसास होता
कि ये मौका मिला है, एक मजबूत नेतृत्व देश को मिला है जिसने एक कदम उठाया कि 370 और 35 से हटाया, तो हमें कम से कम चुप रहना चाहिए। अच्छा राजीव जेटली, लेकिन देखिए विरोध के स्वर कहां से आ रहे हैं? राजीव जी, सारे विरोध के स्वर कांग्रेस से। राजीव जी, सारा देश जानना चाहता है अभी कश्मीर में हालात कैसे हैं? देखिए कश्मीर के हालात बहुत बेहतर है। मैं आपको बताना चाहता हूं, पहली बार आजकल आप देखिए पिछले एक हफ्ते से सोशल मीडिया पे कश्मीर के मैसेजेस आ रहे हैं। पहली बार ऐसा महसूस होना शुरू हुआ है कि हमारा भारतीय कोई बात कर रहा है। आज से पहले जब हम सोशल मीडिया पे या कहीं पर भी कोई टिप्पणी देखते थे तो ऐसा महसूस नहीं होता था कि वो भारतीय है, उनकी भाषा भी वो नहीं होती थी। अब तो हम बहुत सारी ऐसे स्टेटमेंट देख रहे हैं, लोगों के विचार देख रहे हैं जो कह रहे हैं हमें अच्छी सड़कें मिले, हमें अस्पताल मिले, हमें वहां पे स्कूल मिले, कॉलेजेस मिले। ये मांग शुरू हो गई है। कभी आपने देखा 70 सालों के अंदर कश्मीर से कोई ऐसी मांग आती हुई जो बुनियादी सुविधाओं को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके उठाई गई हो? नहीं उठाई गई थी। लेकिन राजीव जेटली, ये कांग्रेस को गवारा नहीं। जो कहते हैं हमें भी अपनी, जी ये कांग्रेस को गवारा नहीं राजीव जी। और इस बीच मेरे साथ दीपक झा भी मौजूद है, जरा उनसे राय ले लें, क्योंकि उनके अपने जिस पार्टी की ओर उनका रुझान होता है, जम्मू कश्मीर के ही नेता ने इतनी बड़ी बात कह दी, मुझे लगता है कि कश्मीरियत को अपमानित किया है। दीपक झा। देखिए मनीष जी, मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जो कांग्रेस की लाइन है, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसी। जननी जन्म देने वाले और जो जन्म भूमि है वो स्वर्ग से भी बढ़ के है। तन समर्पित, मन समर्पित और या जीवन समर्पित, शरीर का हर एक अंग इस देश के लिए, मातृभूमि के लिए समर्पित है। अब मैं राजीव जेटली जी को बात बोलना चाहता हूं कि अगर पाकिस्तान के नाम पे हिंदुस्तान के लोगों को, हिंदुस्तान की जनता को डराते क्यों हैं? पाकिस्तान ने बोल दिया, पाकिस्तान ने क्या कर, हमने पिछले 60-65 सालों में देश को इतना मजबूत कर दिया है कि देश आज चैन सुकून के साथ सो रहा है, जग रहा है, लोग काम कर रहे हैं। आज जो आप बोलते हैं उसी की बुनियाद पे बातें करते हैं। अरे दूसरी बात, कांग्रेस ही बटी हुई है दीपक। अगर आप देखें कांग्रेस के तमाम बड़े नेता बटे हुए हैं। देखिए मनीष, कहाँ कांग्रेस एक है? वो राजा जो कश्मीर से ताल्लुक रखता है, हरि सिंह के बेटे ने कह दिया कि हाँ ये बहुत अच्छा है। कश्मीर से बिलोंग करते हैं और कश्मीर की जनता का मनोभाव बेहतर समझ सकते हैं। जो कश्मीर का दर्द है वो ज्यादा बेहतर तरीके से बयां कर रहे हैं। देश की आवाज की बात नहीं, आज कश्मीर की बात करते हैं तो कश्मीर का जो नेता होगा वो बेहतर तरीके से बात करेगा। और जेटली साहब यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, इन्होंने कश्मीर के लिए क्या किया? सेना ने वहाँ पे खून बहाया है, सेना ने देश की हिफाजत के लिए। और जो बच्चे हाथ में पत्थर लेकर सेना पर पत्थर लेकर सेना पर मारते थे, वो आपको नहीं दिखता कि वो देश विरोधी काम था? अगर इतना ही चैन और सुकून है वहाँ पे, हालात अच्छे हैं, तो 40,000 सेना क्यों एक्स्ट्रा भेजी गई है वहाँ पे? जेटली जी इसको बताएंगे क्या? 40,000 सेना भेज को किसको डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है? लोगों के मानसिकता में क्या प्रभाव? अरे ये हक है, ये हक है सरकार का अपने मुल्क की सुरक्षा, वहाँ की अवाम को सुरक्षा देना। क्या बात कर रहे हैं दीपक आप? खतरा है अवाम को, कश्मीर को किस? अरे पड़ोसी से खतरा है, पड़ोसी जहर उगल रहा है और आप उसके पंजे का हिम्मत, आप उसके पंजे में है दीपक। पड़ोसी तो गीदर भबकी दे रहा है, डॉक्टर दत्ता है, वो क्या बताएगा? भाजपा ने, दत्ता साहब 10 सेकंड लूंगा फिर बोलिएगा। भाजपा ने माहौल पैदा किया है, पाकिस्तान हम पे अटैक कर देगा, पाकिस्तान डरा रहा है हमको। ये भाजपा ने डर का माहौल पैदा किया है। पाकिस्तान की आज इतनी औकात नहीं है, आप अखबार, टीवी, सोशल मीडिया नहीं देखते हैं। त्रिपाठी साहब कुछ कहना चाहते हैं? त्रिपाठी साहब को ले लेते हैं, फिर आपके मन में बहुत सारे जवाब होंगे। त्रिपाठी साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, पहली चीज तो ये मैं कहना चाहता हूँ, ये कहना है कि भाजपा ने या किसी पार्टी ने ये डर का माहौल पैदा किया पाकिस्तान हमारे ऊपर आक्रमण कर देगा, ये आप रक्षा आज डॉक्टर दत्ता भी शांत है। नहीं, डॉक्टर दत्ता भी शांत है जब आप बोल रहे हैं। नहीं, त्रिपाठी साहब को बोल लेने दीजिए, फिर आपको मैं समय दूंगा, प्लीज। चलिए, तो ये बात सिरे से बेईमानी है कहना, ये बात गलत है कि कोई भी पार्टी ये कहे कि पाकिस्तान हमें डरा रहा है। हर आदमी जानता है कि पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हमें डराए। पाकिस्तान जो भी कह रहा है वो अपने डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे ये दिखाने के लिए कर रहा है कि हम पीड़ित हैं।
लेकिन साथ ही साथ आप देखिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री का एक बयान कल सीनेट में था, पाकिस्तानी सीनेट में, कि इंडिया के लोग खुद ही इस मामले में एकजुट नहीं है कश्मीर के मामले में, और ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात। इसका क्या मतलब हुआ कि कौन वो कर रहा है? मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, हमारे दर्शक खुद समझेंगे कि कौन क्या कर रहा है। और देखिए पाकिस्तान ऐसे दरिद्र देश में बिलावल भुट्टो हो या शहबाज शरीफ हो या इमरान खान हो, सारी पार्टीज एक हो गई। बस हमारे यहाँ हम लोग अभी भी अपनी रोटी सेकने के चक्कर में हैं। और मैं ये कहता हूँ कि गुलाम नबी आजाद साहब इसलिए ऐसा बोल रहे हैं कि उनको ये डर सता रहा है कि उनके पैरों के नीचे से जमीन उनका जनाधार अब तो 1,00,000 स्क्वायर किलोमीटर जो पड़ोसी के पास है वो भी लेना है त्रिपाठी साहब। देखिए वो हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए, वो भी हमें कैसे लेना है, वो हम डिप्लोमेटिकली वार्ता के जरिए या हम धीरे धीरे पाकिस्तान अपने आप इस हालत में आ जाएगा। 10 सेकंड में पूरी करेंगे। त्रिपाठी जी ने बिल्कुल सही बात कही कि डिप्लोमेटिक तरीके से अगर उसको हम लेंगे, वो जबरदस्ती करेंगे और फिर हमें और पाकिस्तान में क्या अंतर रह जाएगा। हम भी त्रिपाठी साहब की बात का ये समर्थन लेकर ये ना कहें आतंकवाद बात जो बोली किसी मामले को इफेक्ट करता हो। त्रिपाठी साहब का संदर्भ बोला कि जो सरकार में है उनको इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान हमारा कुछ नहीं कर सकता, इन्होंने बहुत क्लियर शब्दों में बोल दिया। लेकिन पिछले कुछ दिनों से भाजपा नेताओं के जो बयान आ रहे हैं कि पाकिस्तान ये पाकिस्तान वो, अभी कल का एक शर्मनाक बयान आया है हरियाणा के भाजपा एमएलए सैनी का, यहाँ बोलने में भी मुझे शर्म महसूस हो रही है, इतना घटिया नहीं बयान। पाकिस्तान की कोई भी बात बगैर भाजपा 2 लाइन चलाती है, का हवाला देकर कोई बात ना करे। भाजपा 2 लाइन चलाती है, इनके नेता कुछ बोलेंगे, नीचे का नेता कुछ बोलेगा, चाहे राम मंदिर का मुद्दा और डॉक्टर दत्ता को भी लाना इस बैच में। डॉक्टर दत्ता, महान शारदा पीठ के मां शारदा से प्रार्थना है कि गुलाम नबी आजाद को आशीर्वाद दे के सद्बुद्धि दे। गुलाम नबी आजाद जी ने कहा है कि कश्मीर के इतिहास पहले उनके कॉलीग्स पढ़ ले और कांग्रेस की इतिहास पढ़े, उसके बाद फिर बयान दे। मैं गुलाम नबी आजाद जी से पूछना चाहता हूं, इन्हीं के यूपीए सरकार में आनंद शर्मा जो विदेश मंत्री रहे हैं, क्या उनको क्या मतलब इतिहास, पॉलिटिक्स, भूगोल ये सारी चीजें बिना पढ़े? डॉक्टर दत्ता सबसे बड़ी बात कर्ण सिंह, उस पे भी आऊंगा, बिना पढ़े क्या आनंद शर्मा को बना दिए थे विदेश मंत्री? डॉक्टर करण सिंह जो एक इंटेलेक्चुअलिज्म के लिए जाने जाते हैं और बहुत ही हमारे देश के बहुत ही बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, जिनको यूपीए सरकार ने कश्मीर के ऊपर भारत सरकार के पोजीशन रखने के लिए और तमाम अंतर्राष्ट्रीय पटल पे इंक्लूडिंग संयुक्त राष्ट्र और पता नहीं कितने सारे संस्थाओं पे उनको भेजा गया था भारत सरकार के पक्ष रखने के लिए और कश्मीर के असलियत के बारे में पूरी दुनिया को बताने के लिए। क्या डॉक्टर करण सिंह भी क्या बिना पढ़े कश्मीर के इतिहास कांग्रेस के और यूपीए के बातें रखते थे? तीसरी बात यहाँ पे और महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है कि गुलाम नबी साहब आप कह रहे कि बिरयानी पे जो अजीत डोभाल जी जो शिखर वार्ता किए हैं वहां के लोगों के साथ, वो लोग बिकाऊ हैं। क्या आपकी जो पर्स है रवालपिंडी के साथ जुड़ा हुआ है, उसके बारे में आपको ख्याल हो रहा था क्या जब आपने ये बयान दिया था? और 2 मेहमान और 5 सेकंड मुझे और दे दीजिएगा। गुलाम नबी साहब, आपका जो जमीन है वो खिसक चुका है आपके पैर तले। आपके ही तमाम जितने सारे वरिष्ठ नेता हैं, जिस तरह से सड़ेआम आपके विरोध और आपके जो राष्ट्रीय बच्चा है उनके विरोध जिस तरह से खुलेआम आए हैं और सरकार का पक्ष पे हाँ में हाँ बोले हैं, ऐसे बहुत सारे जो लंबा लिस्ट है उनमें से कई सारे बुद्धिजीवी हैं, इंक्लूडिंग आपके अनिल शास्त्री जी,
तो वो लोग जो भारत के डॉक्टर हित में दत्ता, है और मुझे राष्ट्र दो के लोगों हित को में और- बातें रख रहे और इस हैं, बहस वो को चर्चा अगर में लाना गलत है तो आपका क्या जो बयान है क्या वो सही जी, है क्या? डॉक्टर दत्ता, इस बीच हमारे साथ दिनेश नैन जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं और बीएन झा भी हैं। दिनेश जी, 370 हमारा फैसला और हमारे फैसले से पाकिस्तान बिलबिला रहा। कुछ तकनीकी खराबी के कारण दिनेश जी की आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बीएन झा साहब, आपका स्वागत है। 370 हमारा मामला, फैसला आया, पाकिस्तान बिलबिलाया। जी, मैं आपको इसको दो छंदों में जवाब दूंगा। पहली बात, जो अभी बयानबाजी की बात चल रही थी, तो मैं आपको बता दूं कि एयरफोर्स में एक टर्म है जिसे बोलते हैं अनगाइडेड मिसाइल। ये जो बयानबाजी चल रही है ये ऐसे ही कुछ है, क्योंकि एयरफोर्स प्लेन से जब हम एक बार अनगाइडेड मिसाइल को छोड़ते हैं तो ये नहीं जानते कि ये कहां हिट करेगा, किस तरह से हिट करेगा। अभी जो बयानबाजी चल रही है, चाहे वो अभी अधीर रंजन जी की हो, इससे पहले मणिशंकर अय्यर थे, ये श्याम पित्रोदा थे, दिग्विजय सिंह थे, या शशि थरूर थे, या इवन उनके प्रेसिडेंट थे राहुल गांधी, क्या क्या वो बोलते हैं कभी कभार कि फिर सबों को उसके ऊपर में वो एक्सप्लेनेशन देने की और जस्टिफाई करने की जरूरत पड़ जाती है। तो बयानबाजी तो ये एक हो गई। जहां तक कि डिफेंस मामला है, ये 370 याद रखिए। साहब, आप इससे उस एमएलए का बयान भूल गए जो कहता है कि भाजपा के नेता जाके वहां लड़कियों से शादी करेंगे। कल का शर्मनाक बयान जरा इसको बोलते तो बेहतर होता, क्योंकि आप रक्षा एक्सपर्ट है, तो आपसे इस तरह के बयान की उम्मीद नहीं की जा सकती। दीपक झा, ये शुरुआती दौर जो होता है, पहला दौर, उसमें उनकी बात सुधार दी जाएगी तो बेहतर होगा। नहीं, 370 को लेकर रक्तपात के युग का अंत है। ये सम्मान करता हूं, 370 को लेकर भारत सरकार का जो फैसला है, मोदी सरकार का जो फैसला है, ये रक्तपात का अंत है और एक नए युग की शुरुआत है। इसी को लेकर देश में ही नहीं, पड़ोस में भी मचा है बवाल। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देश का सवाल जारी है। प्रधानमंत्री अब से ठीक आधे घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नाम संबोधन करेंगे। धारा 370 रद्द करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह पहला संबोधन है। देशवासियों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देशवासियों को पीएम मोदी करेंगे मन की बात। इमरान की पैंतरेबाजी का जवाब देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से ठीक आधे घंटे बाद। जी हां, ब्रेक के बाद फिर आपका एक बार दोबारा स्वागत है। इंतजार सबको है आंख कान खोल के कि हमारे प्रधानमंत्री रात 8 बजे देशवासियों को संबोधित करेंगे एक ऐतिहासिक फैसले के बाद। राजीव जेटली, ऐतिहासिक फैसला, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं, क्योंकि इस ढांचे के तहत सारी चीजों को सामान्य करने में काफी वक्त लगेगा। देखिए, वो बड़ी चुनौतियां नहीं है जो आप सोचते हैं कि कश्मीर या पाकिस्तान से हमें मिलने वाली है। हमारी चुनौती तो यहाँ बैठे हुए लोग हैं। हमारी चुनौती तो वो राजनीतिक दल हैं जिनके बयान आपने देखे हैं किस तरीके के आने शुरू हो गए। अब देखिए, पार्लियामेंट के अंदर ही कांग्रेस के सांसद ने क्या बात कही, उन्होंने चुनौती लग रहा कहा है आपको, क्योंकि आप विरोधियों को कुछ समझते नहीं, इसलिए उनको चुनौती मान रहे हैं। अगर विश्वास में लिए तो लेते तो चुनौती नहीं होती। जेटली साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? कहते हैं एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका विश्वास, तो विश्वास में बगैर लिए अगर काम करेंगे तो चुनौती ही महसूस होगी आपको। बड़े स्पष्ट शब्दों से मैं आपको ये बताना चाहता हूं। आपको चिंता और सुरक्षा की बात करते हैं ना, चुनौती तो देश में है। दीपक झा जवाब ले लेते हैं राजीव जी का। जी राजीव जी, अपनी बात कहें। राजीव जी, आप अपनी बात पूरी करें, फिर मुझे पाकिस्तान चलना है। नहीं, मैं आपसे बिल्कुल एक स्पष्ट करना चाहता हूं, धारा 370 और 35 से जब लगाई गई थी
इनसे पूछिए किस किस को विश्वास में लिया गया था। श्यामा प्रसाद अरे तब तो मुखर्जी पता को भी नहीं था विश्वास किसी में को। लिया गया था। राष्ट्रपति श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कैबिनेट के दीपक झा, मुझे पाकिस्तान भी जाना है। पाकिस्तान से पत्रकार फहद मलिक जुड़ आप चुके जिस हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की बात करते हैं, गलत उनके बोल रहे हैं दीपक आप, राजनीति पे बिल्कुल आप गलत बोल रहे हैं। गलत बोल रहे हैं। 370 को लेकर उन्होंने इस्तीफा दिया था, इसीलिए इस्तीफा दिया था फिर जनसंघ तैयार किए थे। झूठ मत बोलिए। जिस कश्मीर में बलिदान हुए मुखर्जी, वो 370 का समर्थन करेंगे। इतिहास पढ़ के आइए आप। यहाँ पे सारे आप झूठ बोल रहे हैं। आपके राष्ट्रीय बच्चा झूठ बोल, इतिहास पढ़ के आइए आप। यहाँ पे सारे आप झूठ बोल रहे हैं। आपके राष्ट्रीय बच्चा झूठ बोलते हैं, उसी के पश्चिम दीपक झा हमारे साथ पाकिस्तान से पत्रकार फहद मलिक जुड़ चुके हैं। दीपक झा हमारी इन बातों से पड़ोसी को बल मिलेगा। दीपक झा रुकिए, इस बीच मैं चलूंगा पाकिस्तान, जहां से फहद मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फहद, हमारा फैसला, हमारी जमीन, हमारा मसला, आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? वो काम कर रहे हैं उनका। देखिए ये आपकी जमीन और आपका मसला तो ये कतन है ही नहीं। और हम, अरे आपके बोलने से थोड़ी होगा। यूनाइटेड नेशंस ने कहा ये बायलैटरल इशू है। कश्मीर और आर्टिकल आपकी जो जमीन है ना पाकिस्तान, वो भी कभी ना कभी भारत का हिस्सा था। तो वो जो जमीन है आपका पाकिस्तान, वो भी आपका जमीन नहीं है। फिर ये जान लीजिए आप, पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा था, वो भी विवादित है। आज के डेट में आप लोग अगर कहते हैं कि कश्मीर विवादित है, तो आपका पूरा पाकिस्तान विवादित है। कश्मीर का वो माउंटबेटन एग्रीमेंट को हम लोग नहीं मानते हैं। वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को हम लोग नहीं मानते हैं। फिर आपका पूरा पाकिस्तान विवादित है, पूरा पाकिस्तान ही विवादित है। सारे पाकिस्तान के जितने जमीन है ना, वो भारत का हिस्सा था कभी ना कभी। और आगे जरूरत अगर हुआ उसको वापस ले लेंगे। फिर पाकिस्तान का पूरा जमीन विवादित है, भारत का हिस्सा था, भारत का एक टुकड़ा है। आप लोग जो है ना, एक टुकड़ा है। पूरे विदेश में आप लोगों का पहचान एक टुकड़े के हिसाब से है। टुकड़े हैं आप लोग, टुकड़े के हिसाब से है आप लोगों का पहचान। राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन ने क्या कहा है आपको पता है? साहब अलग विचारधारा रखते हैं, लेकिन अगर कोई पाकिस्तानी बात करेगा उसको हम यहाँ जवाब देंगे। कश्मीर हमारा है, पाकिस्तान अगर कुत्ते की तरह जवाब नजर रखता है, पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान मिल जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। जिसकी नापाक वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। लेकिन हमारे देश को, हमारे देश के लोगों से खतरा है। पाकिस्तान दीपक राज्यसभा ने रीऑर्गेनाइजेशन के दौरान क्या कहा था? क्या कहा था कि अभी थोड़ी देर पहले भारत की 29 रियासतें थी, अब 28 फहद मलिक आपके पास फैक्ट्स नहीं है फहद साहब, फैक्ट्स आपके पास नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो रिजोल्यूशन था, सुनिए मेरी बात, हमने मेरी बात सुनिए। मैं आपको संयुक्त राष्ट्र संघ का रिजोल्यूशन बताता हूँ। आपके अपने लोग आपके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। अरे सब साथ हैं। फहद मलिक कश्मीर के मसले पर सब एक है। भारत एक था, एक है और एक रहेगा। और एक चीज जान लीजिए, पाकिस्तान को इसमें बोलने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान बिना पैसे का लौटा है, तो ये सुन लीजिए, पाकिस्तान भी हमारा है, कश्मीर भी हमारा है, फिर सिंध भी हमारा है, बलूचिस्तान भी हमारा है, भागलपुर भी हमारा है, पाकिस्तान अमेरिका बलूच भी हमारा है। पाकिस्तान अमेरिका है। पाकिस्तानी की तरह पाकिस्तान को चीन और अमेरिका ने पाला है, इसलिए समय समय पर भूखता रहता है पाकिस्तान। बाकी उससे कोई कम नहीं है, कोई औकात नहीं। दीपक झा, अपने पास भरपूर समय है। डॉक्टर दत्ता, एक बार जरा फहद को हम विस्तार से सुन लेते हैं, फिर करारा जवाब देंगे। पार्टी का तो हम एशिया में अकेले रह जाएंगे, लेकिन हम फिर भी भारत के साथ ताल्लुकात बहाल कभी भी नहीं करेंगे। और अभी जो अरे छोड़िए फहद साहब, अरे फहद साहब छोड़िए,
चोरी करके बैठे हो हमारी जमीन को और चीन को पाकिस्तानी बेचते हो। सरकार चीन को बेच रखी है जमीन अब। चाइना और अमेरिका ने आपको कुत्ता बना के रखा है। आप चाइना और अमेरिका के कुत्ते हैं, कुत्ते। जिधर रोटी डालता है, पैसे डालता है, तुम दबा के चले जाते हो और इंडिया के बॉर्डर पे आके भोगना शुरू करते हैं। भोगना बंद करिए, डराना बंद करिए। कोई डरता नहीं है, पालतू कुत्ते हैं चाइना के और अमेरिका के आप लोग। कि हमने कुलभूषण के साथ पाकिस्तान कुत्ता है, अमेरिका का और चीन का। लेकिन फिर भी हम एक बात सुन ले तो फिर जवाब देने में ठीक है। कुत्ते कर रहे हैं। जी बोलिए, आपको टमाटर प्याज नान के तो लाने पड़े हुए हैं, आप बात कर रहे हैं व्यापारिक संबंध बंद कर देना। मैं इनका जवाब जी, हमारे त्रिपाठी जी हैं जो पूर्व राजनयिक हैं, राजदूत रहे, वो आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं। फहद साहब, आप ये कहते हैं कि पूछिए हम सारे बिजनेस रिलेशंस बंद कर देंगे। आपके इमरान खान साहब ने कहा है, ये खुलासा किया है। इमरान खान साहब ने, मैं सुनिए, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। अब से शराफत का 25 मिनट बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों को संबोधित करेंगे। धारा 370 को लेकर सरकार के ऐतिहासिक फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक 25 मिनट बाद राष्ट्र को संबोधित करेंगे। त्रिपाठी साहब, हाँ, मैं इस बात पे बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो व्यापार कुछ मिनटों की देरी और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों को राष्ट्र के नाम संदेश देंगे। सारा देश टकटकी लगाए एक ही व्यक्ति के उस भाषण को और संबोधन के इंतजार में। कुछ ही मिनटों बाद फहद मलिक, अपनी भी कान खोल के सुन लेना हमारे प्रधानमंत्री को। आपने हमारे प्रधानमंत्री को कल कान खोल के सुना? अरे वो गीदड़ वक्त की थी, बालाकोट भूल गए, वो गीदड़ वक्त की थी, बालाकोट भूल गए। तो हम हमसे मिन्नत करते हैं कि हमें एयर स्पेस से गुजरने दो। अब तो हम जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कटोरी लेके भीख मांग रहा है कि हमें भीख में रोटी दे दो, हमें भीख में चावल दे दो, हमें भीख में टमाटर दे दो, हमें भीख में पानी दे दो, हमें भीख में प्याज दे दो, हमें भीख में लहसुन दे दो, 2-4 सिक्के दे दो, हमें भीख में सारी चीजें दे दो। अंतर्राष्ट्रीय भिखारी, अंतर्राष्ट्रीय समाज के सामने अंतर्राष्ट्रीय भिखारी आज के दौर में बात कर रहे हैं। और जहां आपकी प्रधानमंत्री की जहां बात है ना, थोड़ी ज्यादा चलने लगी है। जवान आतंकवादी है, जरा बता दीजिए लोगों को। डॉक्टर दत्ता, पाकिस्तान को अभी 800 करोड़ का भीख मिला है अमेरिका से। फहद को फिर फाड़ेंगे ना, जरा सुन तो ले। लेकिन फहद साहब, मैं आपसे एक चीज बताना चाहता हूँ। हिंदुस्तान का जो टोटल बिजनेस है, टोटल ट्रेड है पूरी दुनिया के साथ, वो है $738 बिलियन। आप कहीं भी आंकड़े उठा के देखिए। सुनिए मेरी बात, सुनिए, समझ में नहीं इतनी शराफत रखिए कि मेरी बात सुनिए। अरे यार, आपका मुल्क कितना बेगैरत है। शराफत रखिए, बात सुनिए तब जवाब दीजिए। अरे नहीं आपके, अरे फहद, ये कपड़े पहनने के लिए सुनने के बूते तो रखे आप घूम रहे हैं। कैसा है आपका? मुझे दया आ रही है, बहुत दया आ रही है। पाकिस्तान आज पूरी दुनिया के सामने का देश, लोग भिखारियों का देश, लुटेरों का देश, बीमार बच्चे मर रहे हैं, देश, कॉलेज का देश, चोरों का देश, डाकुओं का देश। आप लोग बात कर रहे हो शांति और डेमोक्रेसी और ये सारी चीजों में किस आधार पे बात करते हो? डॉक्टर दत्ता, कंगाल हो, भिखारी हो, आप लोग ब्लैक लिस्ट में जाने की तैयारी करो। डॉक्टर दत्ता, राजीव जेटली आपका फहद से अगर कोई सवाल है तो पूछिए आप। पूछिए। नहीं, मैं तो केवल इनसे एक ही बात करना चाहता हूं, जो बार बार कश्मीर के ऊपर अपना दावा करते हैं, इन्हें याद दिलवाना चाहता हूं मलिक साहब को। मलिक साहब, कश्मीर का जो हिस्सा आपके पास गया है और जिन वजहों से गया है, जिन लोगों को आपने भेजा था,
जिस कश्मीरियत की आप बात करते हैं उस कश्मीरियत का के इज्जत के इज्जत को उन्होंने तार तार कर दिया था। आपको मालूम है ना, कश्मीरी महिलाओं के साथ बलात्कार किसने किया था? आपके द्वारा भेजे गए लोगों ने, जो पाकिस्तान से आए थे। कश्मीर में डकैती किसने डाली थी? आपके द्वारा भेजे गए लोगों ने, आपके द्वारा भेजे गए लोगों ने। कश्मीर के अंदर लूटपाट किसने मचाई थी? आपने कश्मीरियत के नाम पे कश्मीर को नहीं लिया था, आपने डकैतियों की तरह आप वहां पे आए थे, और वो भी तब जब भारतीय सेना वहां मौजूद नहीं थी। उस वक्त में भी आप लोगों ने बदमाशी करी, गुंडागर्दी करी, बलात्कार किए, डकैतियां करी। आप लोग किस हक से कश्मीरियत की बात करते हैं, पहले ये बताइए आप लोग। You Pakistanis uncivilized barbarians, you know, uncouth uncivilized barbarians, कश्मीर के साथ जो किए थे बांग्लादेश के साथ भी वही आप लोगों ने किया था। आप लोग को ह्यूमैनिटी के नाम पे कलंक हो। अरे हैवानियत परोसते हो आप, हैवानियत परोसते हो और मानवाधिकार की बात करते हो। मनीष जी, हमारे आपस में कई मतभेद हो सकते हैं, हमारे दलों के, हमारे लोगों में। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन से पहले जेएनके में बड़ी हलचल। 1 दर्जन से ज्यादा आतंकियों को जेल शिफ्ट किया गया। आतंकी जेएनके से करनाल जेल में शिफ्ट किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के पहले सबसे बड़ी खबर, आतंकी जेएनके से करनाल जेल शिफ्ट किए गए। इस बीच हमारे संवाददाता अजय जांड्याल फोन लाइन पर मौजूद हैं। अजय, ये बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ा साहस। बिल्कुल, आपको बता दूं, जिस तरह से मौजूदा हालात जम्मू कश्मीर के बने हुए हैं वो सीधे तौर पर जो है कहीं इशारा करते हैं कि प्रशासन और सरकार जो है किसी भी तरीके से कोई भी लापरवाही जो है वो नहीं बरत सकता है। ऐसा किया भी गया है। जानकारी मिल रही है लगभग 17 आतंकी जो जम्मू की अलग अलग जेलों में बंद थे, उनको जो है यहाँ से शिफ्ट करके करनाल हरियाणा में जो पड़ता है वहां की जेलों में शिफ्ट किया गया है। और वो उनमें ज्यादातर जो है वो लोकल जो टेररिस्ट है कश्मीर के वो थे जिनको यहाँ से शिफ्ट किया गया और हार्डकोर टेररिस्ट थे। यकीनन देखा यह जा रहा है कि किसी न किसी तरीके से इस चीज को जो सुरक्षा है उसमें कोई जो है कोताही नहीं बरती जाएगी, क्योंकि पहले भी जम्मू में आपको याद होगा कि कुछ साल पहले कोट बलवाल जेल में वहां पर जो कैदी थे उन्होंने एक बड़ा बवाल किया था, जिसके बाद जो है काफी परेशानी सुरक्षा बलों को उठानी पड़ी थी। ऐसे में इस बार ऐसी कोई हरकत ना हो आतंकियों द्वारा या वहां पर जो लोग हैं वहां और बाकी जो चीजें हैं इसी से निपटने के लिए फैसला लिया गया है। अजय, अब तो आतंकियों की बात हुई है, क्या अलगाववादियों को भी वहां से शिफ्ट करने की कोई जानकारी आपके पास है? और अभी कश्मीर में हालात कैसे हैं, इसकी जानकारी दें। देखिए, बिल्कुल आपको बताऊंगी जिस तरीके से कश्मीर के हालात अभी बने हुए हैं, हालांकि जिंदगी पटरी पर वापस लौटना शुरू हुई है, मगर कहीं न कहीं ये जो सेपरेटिस्ट हैं, जैसे आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो अलगाववादी, खासतौर से कश्मीर के अलगाववादी हैं, उन पर जब एनआईए की कार्रवाइयां हुई उसके बाद ही वो बौखलाए हुए थे और उनके जो कई नेता हैं उनको जेल में डाला गया है। ऐसे में कहीं न कहीं उन जो अलगाववादी नेता हैं, जो कैदी हैं, जो लगातार पिछले कई सालों से फंडिंग टेररिज्म को कर रहे थे, उनको भी कहीं न कहीं शिफ्ट करने की आने वाले दिनों में कोशिशें हो सकती हैं यकीनन, क्योंकि उनको पता है कि सरकार जानती है कि किसी भी तरीके से कश्मीर में हालात को बिगाड़ने के लिए ये सेपरेटिस्ट और पाकिस्तान मिलकर नया गेम प्लान कहीं न कहीं बना सकते हैं और उसी गेम प्लान से निपटने के लिए पहले ही कहीं न कहीं तैयारियां भी की जा रही हैं। पूरी जानकारी दे अजय, हम जानना चाहेंगे, दर्शक जानना चाहेंगे कि आखिर इनको शिफ्ट करने की जो प्रक्रिया है वो कैसे शिफ्ट किए जा रहे हैं। सड़क के रास्ते जाएंगे, हवा के रास्ते जाएंगे, क्या इनको लेकर जो तैयारियां हैं वो किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए, आपको बता दूं कि इन सभी जो आतंकी थे जो वहां पर कैद थे जेलों में, उनको यहां से शिफ्ट कर दिया गया है, जो 17 हैं। और कहीं ना कहीं वजह बड़ी साफ है कि इनको सुरक्षा कारणों से शिफ्ट किया गया है और दूसरी अहम चीज की सड़क मार्ग से इन कैदियों को शिफ्ट किया गया और अब तक जो है 17 कैदी शिफ्ट किए जा चुके हैं, आपको बता दूं। और भी जो है जो कहीं ना कहीं संदिग्ध हो सकते हैं, जो कहीं ना कहीं यहाँ पर अजय, इस बीच खबर आ रही है कि भारतीय वायुसेना के जहाज से इन 70 लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। अजय,
जी बिल्कुल, आपको बता दूं तो कश्मीर में जो कैदी हैं उन कश्मीर से उनको वायुसेना के जहाजों की मदद से शिफ्ट किया जाएगा। जो जम्मू से पहले 17 जो शिफ्ट किए गए हैं उनमें से 12 जो है वो कोट बलवार जेल से हैं और बाकी जो है अन्य जेलों जैसे हीरानगर और जम्मू जेल से शिफ्ट किया गया है। मगर कश्मीर क्योंकि हाईवे लंबा हाईवे है, वहां से रिस्क लेना जो है मुश्किल है, सुरक्षा बलों के लिए कहीं ना कहीं चुनौती ज्यादा हो सकती है। ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि एयरफोर्स की मदद से इन 70 जो कैदी हैं जिनमें आतंकी हैं, जिनमें कुछ अलगाववादी नेता हैं, इन सबको वहां से शिफ्ट करके देश के अन्य जेलों तक भेजा जाएगा ताकि ये किसी भी तरह से वहां पर किसी और प्लानिंग के तहत वहां पर बवाल मचाने की कोशिश न कर सके। जी अजय, आप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लगातार कश्मीर पर नजर बनाए रखें ताकि हम अपने दर्शकों को बता सके कि अमन कश्मीर में लौट रहा है। जी हां, अब से कुछ ही मिनटों बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के देशवासी, और आप लगातार कश्मीर पर नजर बनाए रखें ताकि हम अपने दर्शकों को बता सके कि अमन कश्मीर में लौट रहा है। जी हां, अब से कुछ ही मिनटों बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के देशवासियों को संबोधित करेंगे। उसके पहले ये सबसे बड़ी खबर, 70 आतंकी समेत अलगाववादियों को कश्मीर से करनाल जेल शिफ्ट किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना के विमान से इन्हें ले जाया जा रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री के संबोधन के पहले जेएनके में बड़ी हलचल। करीब 70 आतंकी और अलगाववादी शिफ्ट किए जा रहे हैं भारतीय वायुसेना के विमान से। कश्मीर से वो करनाल जेल शिफ्ट किए जाने की खबर अभी आप लोग सुन रहे थे। कुछ ही मिनटों बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे कि आखिर कश्मीर में अमन शांति बहाल करने के लिए सरकार ने ये फैसला क्यों लिया। इस बीच हमारी ये बहस चल रही थी और हमारे साथ तमाम मेहमान अब भी जुड़े हुए हैं, फहाद मलिक भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी ढेर सारे सवाल हैं। राजीव जेटली, बड़ी खबर, 70 आतंकी समेत अलगाववादी करनाल जेल शिफ्ट किए गए। हाँ बिल्कुल, देखिए किसी भी तरीके की सुरक्षा में कोताही नहीं बरती जाएगी और हर तरीके से हर पहलू को समझते हुए गंभीरता से सरकार हर कदम उठा रही है। माननीय गृह मंत्री जी ने पार्लियामेंट में ये बात रखी थी कि पहले भी कर्फ्यू लगा करते थे लेकिन वो उसकी वजहें अलग होती थी। तब होता था कि वहां का माहौल खराब हो गया है, अब कर्फ्यू लगाया गया वो इस बात के लिए कि माहौल खराब ना हो सके। सिमिलरली अगर जिस तरीके से आप वहां के जी राजीव जी मैं आपके पास आ रहा हूं, दिनेश नयन भी हैं। दिनेश जी, ये बड़ा साहसी फैसला, 70 आतंकी समेत अलगाववादियों को जेल में शिफ्ट किया जा रहा है भारतीय वायुसेना के विमान से। जी मनीष जी, मेरी आवाज आ रही है अभी आपको? जी आ रही है आपकी आवाज, और पाकिस्तान भी पहुंच रही है। देखिए मनीष, ये जो सूरी कार्रवाई हो रही है ना अभी, ये पूरा का पूरा कार्रवाई बहुत प्लान तरीके से किया जा रहा है। इसके अंदर कोई भी चीज अचानक नहीं हो रही। मैं आज के जो गुलाम नबी आजाद जी का जो एक वक्तव्य था, मुझे नहीं मालूम कि कश्मीरियत बिकाऊ है कि नहीं, परंतु कुछ देशभक्त ऐसे हैं जो खरीद फरोख्त नहीं करते। एक ऐसा देशभक्त हिंदुस्तानी जो 7 साल तक पाकिस्तान में जासूसी किया हो, उनकी सेना में भर्ती होकर मार्शल तक पहुंच गया हो, सारी उनकी सेना की खोज खबर निकाल के और देश में वापस आया हो। एक ऐसा हिंदुस्तानी जो 1984 में मनीष जो अपने गोल्डन टेम्पल में घुस गया हो, भिंडरा वाले की सारी इंफॉर्मेशन निकाल के इसी कांग्रेस पार्टी को लाके दिनेश जी मैं चाहूंगा कि आप संक्षेप में ये बताएं, जो ये साहसिक कदम है, आतंकी और अलगाववादियों को जेल शिफ्ट किया जा रहा है, इसको लेकर आप किस तरह से देखते हैं? एक बड़ी बात मैं बोलूंगा मनीष जी, शायद सुरक्षा के लिहाज से मनीष जी गलत बात बोले हैं। मनीष जी, ये सारा कुछ सम्मान है, ये सारा कुछ क्यों किसी व्यक्ति के लिए कहना कि वो 7 साल पाकिस्तान में रह गए। जवाब लेके हमारे जो देश के अंदर पाकिस्तान में उनके लिए खतरा पैदा कर सकते हैं, शब्दों को उपयोग न करने दीजिए। सर मैं तो बोला नहीं हूँ बीच में, दीपक झा उन्हें बोलिए मत, लेकिन ऐसी चीज मत बोलिए जो हमारे
हिंदुस्तान के लोग पाकिस्तान ये पब्लिक डोमेन में है। अजीत डोभाल 7 साल एनएस से अजीत डोभाल इतने तजुर्बेकार अफसर हैं, ये बोलिए चलेगा, जो इसको चला रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये सब कुछ उनके कंट्रोल में है। जो आज सड़कों पे जो घूम रहे हैं वहां पे, सब कुछ उनके कंट्रोल में है। तो यहां पे जो ये किया गया है, क्योंकि कुछ पॉकेट्स हैं मनीष वहां पे, जैसे कि आप जानते हो कि गिलानी था वहां पे, उसका मीरवाइज है और इन मलिक था। इन लोगों की छोटे छोटे उग्रवादियों की पॉकेट्स फैली हुई हैं। इनमें से कोई ऐसी हरकत ना करे कि किसी जेल के ऊपर जाकर के और इनको छुड़ाने की कोशिश करके कोई ऐसा ही बवाल बनाने की कोशिश करे। इसी लिहाजा जब भी कोई डेवलपमेंट, कोई भी इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट इंटेलिजेंस की, हम डिफेंस फोर्सेज उस पर एक्शन ले लेती है तुरंत। तो जी, मेरा तमाम पैनलिस्ट से एक सवाल है, इस बेगैरत पाकिस्तान से क्या आपको लगता है कि बातचीत अब होनी चाहिए? मैं समझता हूं कि जैसे पाकिस्तान ने हमारे देश के राजदूत अब से 10 मिनट बाद देशवासियों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जैसे पाकिस्तान के सरकार ने, डॉक्टर दत्ता, अब एक वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद ये चर्चा लगातार जारी है और सारे देश की नजरें आंख कान खोल के लगी हुई हैं टीवी सेट और रेडियो पर कि आखिर हमारे देश के मुखिया पाकिस्तान के पैतरेबाजी पर कैसा करारा जवाब देंगे। एक ब्रेक के बाद